इसी जंगल में सबसे बड़ा टाइगर है। सबसे बड़ा टाइगर ये मतलब ये काला डूंगी वाला जो फॉरेस्ट है, जो मैनिटर्स ऑफ कुमाऊं की बुक है कॉर्बेट साहब की, हाँ जी, उसमें मेंशन है वो। अच्छा। वो है 10 फीट 8 इंच 8 इंच 10 फीट का टाइगर था। Yes. ओह माय गॉड। सबसे बड़ा, और उसे कहते हैं पॉलगढ़ का कुंवारा बाग भी कहा जाता है। अच्छा जी, 10 फीट में सोच के मतलब अगर हम 7 फीट के आदमी को देख लें तो हमें लगता है इतना बड़ा है। और टाइगर अगर 10 फीट का है तो हाँ, 10 फीट 8 इंच उसकी। गुड मॉर्निंग गाइस। इस वक्त मैं काला डूंगी टाइगर रिजर्व के सामने खड़ा हूँ और अभी मैं अंदर जाने वाला हूँ। मेरी चारों तरफ की जो आप फेंसिंग देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक की फेंसिंग है, बिकॉज ये लास्ट स्पॉट है जहाँ मैं खड़ा हो सकता हूँ, किसी से बात कर सकता हूँ। इसके बाद फेंसिंग नहीं है और आप बिल्कुल टाइगर के जोन में चले जाएंगे। ये नया टाइगर जोन है जो काला डूंगी में ओपन हुआ है। तो एक जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, ये उसका ही पार्ट है, बट इसकी रख रखाव, इसका टेक केयर, इसका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ही अलग है। और जो जिम कॉर्बेट में जो हमारे जिम कॉर्बेट थे उनकी जो कर्मस्थली है वो काला डूंगी ही था, हम वो भी देखेंगे। और ये फॉरेस्ट रिजर्व आई थिंक आज है 26 और ये आई थिंक 17 या 18 ऑफ दिसंबर को ओपन हुआ था, जस्ट 10 डेज़ पहले। तो अभी अंदर चलेंगे। हमारे साथ दो बड़े एक्सपर्ट हैं, एक हमारी गाइड हैं और एक हमारे फ्रेंड है जो खुद का उनका होम स्टे है। मैं आपको उन दोनों से भी मिलवाऊंगा, वो दोनों यहाँ के लोकल हैं और हम इस जंगल को अच्छे से समझेंगे और आपको एक एक डिटेल्स बताएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो अभी हम इस फॉरेस्ट के ग्रासलैंड वाले एरिया से क्रॉस कर रहे हैं। जितनी मेरी एक्सपीरियंस है और जितना मैंने लोगों से सुना है, जो टाइगर की स्पॉट करने का जो सबसे ज़्यादा चांसेस होता है वो इस ग्रासलैंड में ही होता है। क्योंकि टाइगर को ना वो लेपर्ड की तरह छोटे छोटे पहाड़ों पे, पत्थरों पे जंप करके हंटिंग करने का शौक़ नहीं होता। वो एक प्लेन ग्राउंड पे बहुत जल्दी से अटैम्प्ट ले करके किसी को किल करता है। तो उसके लिए उसको प्लेन ग्राउंड या ग्रासलैंड वाला जो जगह होता है ना, वो सबसे उसके लिए सुटेबल होता है। तो यहाँ पे 2-3 काला डूंगी फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं कमला पांडे जी के साथ हूँ, ये हमारी गाइड है आज। और वेलकम टू माय चैनल मैडम। इससे पहले मैं 9-10 बार रणथंभौर, जिम कॉर्बेट, बहुत जगह मैंने टाइगर सफारी करी है। हर बार मुझे मेल गाइड मिलता था, इस बार फीमेल गाइड मिली है। तो मुझे याद आ रहा है मोदी जी भी करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, तो ये एक अच्छी चीज़ है। आज कमला जी हमें पूरा फॉरेस्ट घुमाएंगी और हो सका तो टाइगर भी दिखा दें। तो कमला जी एक चीज़ मुझे आप बताइए कि जैसे जिम कॉर्बेट में डिकाला हो गया, ढेला हो गया, झिरना हो गया, बिजरानी हो गया, ये सारे गेट हैं और पूरा का पूरा जो टूरिस्ट है वो उधर ही जाता है। इसका इलाका बिल्कुल ही अलग है, राइट? तो इसकी क्या खासियत है? और कोई भी टूरिस्ट अगर यहाँ पे आए, अभी तक मैंने जितना भी देखा फॉरेस्ट बहुत ही खूबसूरत है। मुझे जो चीज़ बाकी जो जिम कॉर्बेट का जो एरिया है उससे ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा है कि यहाँ पे वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं एक मान के चल रहा हूँ कि वाटर बॉडीज़ जहाँ पे भी ज़्यादा होता है, टाइगर या किसी भी एनिमल की मूवमेंट वहाँ पे ज़्यादा होती है। और मैंने यहाँ के बारे ये भी सुना है कि काला डूंगी की रोड से अगर आप रात को निकलो तो आपको रात को लेपर्ड बहुत बार ईजिली दिख जाता है और ये एलिफेंट का भी शायद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होता है, राइट? तो ये तो मैं जितना सुना समझा बताया। अब आप यहाँ एज ए लोकल क्या क्या आप यहाँ बता सकते हो एज ए गाइड, जिससे कि लोगों को यहाँ के बारे अच्छे से समझ में आए? यहाँ पे जो आपने पहली बात कही थी कि ये अदर जोनों से अलग कैसे है, हाँ जी। तो उसके लिए तो सबसे पहले ये जो जिम कॉर्बेट साहब थे जिनके नाम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा है, हाँ जी। उनकी कर्मस्थली जो है वो काला डूंगी क्षेत्र ही रहा है, जो अभी वर्तमान में जिम कॉर्बेट संग्रहालय के नाम से यहाँ पे स्थित है और जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ही एक पार्ट है। और वहाँ पे उनका घर हुआ करता था जहाँ पे वो अपने शीतकालीन आवास के रूप में यहाँ पे रहते थे। जाड़ों के दिनों में जब नैनीताल में, वैसे वो नैनीताल रहते थे, उनके फादर जो थे नैनीताल में पोस्ट मास्टर की ड्यूटी करते थे। अच्छा। तो उनकी फैमिली नैनीताल रहते थे, लेकिन वो गर्मी के टाइम पे। अच्छा। और जब वहाँ नैनीताल में बर्फ़ गिरती है जाड़ों में, हाँ तो उस जाड़ों में
यहाँ जाते कालाढूंगी आके रहते थे। अच्छा। और जो उनके फादर का घर था कालाढूंगी में, वो अरुणडेल के नाम से था। और उसके सामने ही उनका एक जंगल हुआ करता था जिसे कॉर्बेट फार्मयार्ड के नाम से जंगल। उन्होंने अपने किताब में मेंशन किया है। और जो कॉर्बेट फार्मयार्ड है उसमें जब वो 9 साल के थे तो उन्होंने पहला उसमें अच्छा 9 इयर्स के एज में उन्होंने लेपर्ड का हंटिंग किया था। हंटिंग किया था। अच्छा लेपर्ड या और टाइगर? लेपर्ड, अच्छा लेपर्ड का, ओके। हाँ, उसमें 9 साल में किया था। और उसके अलावा जो ये अभी नदी है जिस नदी के पास पे हम खड़े हैं इसे बौर रिवर कहते हैं। अच्छा। और जो अभी हमने देखा था भूमका चौड़, इसमें उन्होंने 7 टाइगर्स मूवी बनाई थी। अच्छा। और वो वैसे तो एक शिकारी के नाम से प्रसिद्ध थे, लेकिन एक बार जब वो नैनीताल गए और उनके कुछ अंग्रेज़ दोस्त वहाँ पे आए हुए थे, तो उनका मन हुआ था कि हम होता है ना पुराने टाइम पर होता था कि हम हंटिंग करते हैं, देखते हैं कौन कितनी बर्ड्स मारता है। तो वहाँ पे जल चिड़िया जो होती थी, जल मुर्गी, तो वो काफ़ी मात्रा में थी। तो और वो शूट करते गए। लगभग उन्होंने ऐसी कंपटीशन में 400 से ज़्यादा जल मुर्गियाँ मार दी और पूरा तालाब जो हो गया वो खून से लथपथ हो गया, लाल लाल। और जो उनकी कहराने की आवाज़ थी उससे पूरा इर्द गिर्द गूंज उठा था। तो फिर जिम कॉर्बेट साहब को लगा कि ये हमने गलत कर दिया है, इतने निर्दोष लोगों की हमने जान ले ली जो बर्ड्स थे। राइट। तो ये निर्दोष थे, इनका कोई दोष नहीं था। तो लेकिन जिम कॉर्बेट साहब जो थे वो मैनीटर्स को ही मारा करते थे। तो उससे उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उसके बाद उन्होंने संरक्षण की ओर आ गए। और उन्होंने देखा कि हंटिंग करने में वो मज़ा नहीं है, क्योंकि मूवी बनाने में क्या है, हंटिंग करने में तो एक बार हंटिंग की और वो ख़त्म हो गया। लेकिन जब मूवी बनाना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि इसको हम बार बार देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है ना। मतलब इससे पहले जिम कॉर्बेट में कितनी बार आया, कभी कभी क्या होता है हम घूम के चले जाते हैं, लेकिन उसके फैक्ट जिम कॉर्बेट क्या थे, उनका माइंड कैसे चेंज हुआ, पहले वो कैसे हंटिंग करते थे, ये सारी चीज़ें आज मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। और आई एम श्योर जब हमारे व्यूअर्स जो भी मेरे वीडियो देखेंगे या जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो थैंक यू मैडम। अब हम आगे और भी बहुत कुछ देखते हैं और आपसे सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे बड़ा टाइगर जो बैचलर ऑफ पॉलगढ़ मारा था कॉर्बेट साहब ने, हाँ जी, वो भी इसी जंगल में मारा था। इसी जंगल में सबसे बड़ा टाइगर, सबसे बड़ा टाइगर ये मतलब ये कालाढूंगी वाला जो फॉरेस्ट है, जो मैनीटर्स ऑफ कुमाऊं की बुक है कॉर्बेट साहब की, हाँ जी, उसमें मेंशन है वो। अच्छा, वो है 10 फीट 8 इंच। 10 फीट का टाइगर था। यस, ओह माय गॉड, सबसे बड़ा। और उसे कहते हैं पॉलगढ़ का कुंवारा बाग भी कहा जाता है। अच्छा जी, 10 फीट में सोच के मतलब अगर हम 7 फीट के आदमी को देख लें तो हमें लगता है इतना बड़ा है। टाइगर अगर 10 फीट का है तो 10 फीट 8 इंच उसकी। क्या नाम बताया था टाइगर का आपने? ना उसका बैचलर ऑफ पॉलगढ़ बोलते हैं। टाइगर तो टाइगर है, उसको उस जगह को जहाँ पर मतलब पॉलगढ़ का राजा बैचलर कहते हैं ना उसको। हाँ, बैचलर ऑफ पॉलगढ़। अच्छा, उसका नाम रखा था कॉर्बेट साहब ने। कॉर्बेट से। अच्छा, आपकी वो पॉइंट बहुत अच्छी थी कि टाइगर दिखना तो लक की बात है। टाइगर कभी भी आदमी को देख के मूव नहीं करता, हम उसके मूवमेंट को देखते हुए अगर उसके आसपास कहीं पहुंच जाए तो वो हमारा लक है। अच्छी स्टोरी रही है। जब जिम कॉर्बेट साहब हंटिंग के लिए जाते थे जंगल में तो मोती सिंह जी थे तो उनको अपने साथ ले जाया करते थे। तो गर्मी का टाइम था तो एक बार गर्मी में आंधी तूफान बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो पहले से हमारे जो गाँव था उसमें कच्चे घर हुआ करते थे घास फूस के, जो अब हटों का रूप भी ले रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ था, रात को आंधी आई थी और उनका घर उड़ गया। और जिम कॉर्बेट साहब उनके घर पहुंच गए कि क्या कहते हैं चलिए जंगल जाना है। तो उनकी वाइफ जो थी, उनकी वाइफ को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि छत उड़ी पड़ी थी और जिम कॉर्बेट साहब उनको जंगल ले जा रहे थे अपने साथ। तो उन्होंने कहा कि आप, हमारा तो घर उड़ गया है और आप इनको जंगल ले जा रहे हो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो इस घर में कैसे रहेंगे हम रात को। हमारी अभी जो प्राथमिकता है वो हमें यह है कि हमारे जो घर उड़ा हुआ है उसको बनाते हैं। तो जिम कॉर्बेट साहब ने सोचा कि बात तो सही है, लेकिन ये फिर से इसी घर को बनाएगा तो फिर आंधी और तूफान आएगा और फिर उड़ जाएगा, तो उससे मेरा काम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो काम डिस्टर्ब होगा। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस किले में एक घर बना दूं। तो जिम कॉर्बेट साहब ने खुद के पैसों से उनके लिए एक घर बना के दिया, एक अच्छा सा घर बना के दिया जो कि उड़े ना आंधी तूफान में। और उसके पीछे उनका भी तात्पर्य ये था कि घर सुरक्षित रहेगा तो उसके बाद मैं इनको अपने साथ ले जा सकता हूँ। बस सहयोगी थे दोनों ने सोचा कि जो भी मैं मदद कर सकता हूँ, हाँ, कर सकता हूँ, मदद करूँ। जब हमारे साथ हैं, हमारे काम में हेल्प करते हैं, हाँ, और मेरे पास अगर पैसा है, हाँ, पैसा तो हेल्प करना चाहिए। नहीं, जिम कॉर्बेट साहब ने ना जब भी जहाँ से भी जो भी पैसा कमाया उसको गरीबों में उनका बांटा, उनके लिए मतलब
कुछ भी जो उनकी आवश्यकता थी उसके हिसाब से उस पर खर्च किया उन्होंने। इस फॉरेस्ट की एक खासियत मैंने क्या देखा, अभी हम इस तरफ से आ रहे थे, ऑलमोस्ट हमें करीब 1 घंटा तो स्पेंड कर चुके हैं हम इसमें। और इस तरीके से ये रोड बाहर आता है और ये एक रोड है जिसको आप रात को भी एक्सेस कर सकते हैं। आप इसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि कैमरा वगैरह लगा हुआ है, तो कोई भी देख लेगा तो फिर आपकी फाइन या शायद आपको जेल भी हो सकता है। और ये जो पूरा सफारी है ना, इधर से आकर के इस मेन रोड को क्रॉस करके और फिर आप इधर से दूसरे जंगल के अंदर जाते हो, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जिन लोगों को रात में नाइट सफारी का शौक है वो इस रोड में आ जाएं, बिल्कुल इधर ना जाए, बट इस रोड में भी अगर आप चलते हो तो ये वही रोड है जहाँ पे रात को आपको लेपर्ड, एलिफेंट और अगर आप लकी रहे तो आपको टाइगर का भी दर्शन हो सकता है बिना सफारी का पे किए हुए। एक रोड है जिसको आप रात को भी यूज कर सकते हैं। ये रोड ये वही है ना, छोटा। तो कमला जी देखिए, अभी हम लोग जो खड़े हैं ना, पूरा ये सागवान के पेड़ है, राइट? हाँ जी। काफी खूबसूरत लग रहा है। और इसके बारे कुछ यहाँ पे जैसे इसकी खासियत क्या है या कुछ इसके बारे में बताएंगे? हाँ, ये जो फॉरेस्ट है, अभी हम सागुन के जंगल में खड़े हैं जैसा आप कह रहे हैं। हाँ जी। तो ये सागुन के पेड़ जिसमें ये हमारी आज़ादी के बाद जब हमारी आर्थिक स्थिति घट रही थी तो उस समय हमारे रेवेन्यू के लिए ये लगाए गए थे। इसका प्रॉफिट तो ये है कि इसका फर्नीचर वगैरह बहुत अच्छा होता है और सेलिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि इसके जो पत्ते हैं बहुत चौड़े होते हैं, इसके नीचे धूप नहीं आ पाती है और जो पत्ते नीचे गिरते हैं उसमें टाइगर को चलने में भी उसके पैरों की जो आवाज होती है वो एकदम से आती है और जो शिकार पकड़ने वो जा रहा होता है तो अलर्ट मोड पे आ जाता है। और दूसरा जो सागुन का पेड़ है उसके अगल बगल की जो जमीन है वो शुष्क हो जाती है, नमी उसकी सारी गायब हो जाती है। और तीसरा है कि इसके नीचे कोई भी अदर प्लांट नहीं होता है। अच्छा। जैसे कुछ रोहिणी का। तो फ्रेंड, अब हम ऑलमोस्ट, अच्छा मंकी को डॉगी दोहरा रहा है। अब हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट में पहुंच गए। ना तो टाइगर दिखा ना लेपर्ड, बट कोई बात नहीं, जंगल में लक होता है। बट जंगल बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि मैडम ने बताया कॉर्बेट साहब के बारे जो स्टोरी बताई, और फॉरेस्ट में घूमते घूमते ये स्टोरी को सुनने में बहुत मज़ा आया। फिलहाल हम फॉरेस्ट में ही हैं, बट फॉरेस्ट के एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे फॉरेस्ट के दूसरी तरफ लोकल्स रहते हैं और यहाँ पे हम चाय, कॉफ़ी, मैगी पी रहे हैं और साथ में इस आग का मज़ा ले रहे हैं। और इस वीडियो को देख के आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप एक नया फॉरेस्ट ट्राई करना चाहते हैं तो कालाडूंगी में आकर के इस फॉरेस्ट को आप ट्राई कर लें और अच्छा लगेगा। और लकी हुए तो आपको टाइगर भी दिखेगा, लेपर्ड भी दिखेगा। चलिए, टिल देन सी यू, बाय बाय। इसका साइज देखो आप, ओह माय गॉड। अब इसको मैं 2 दिन छोड़ूंगा और खाऊंगा। इतनी बड़ी पपाया तो मैंने पहले नहीं खाया। मतलब ऑफिस से दिखता है, कॉमन है, पर पेड़ से तोड़ के खाने का मजा कुछ और है। और अब मैंने इसको यहाँ जमा कर दिया। एक दो चीज अब चल के रूम देखते हैं, ठीक है?